गुड इवनिंग एवरीवन। मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन थी। तो मैं कोशिश करूंगी कि WB टेट का एडमिट आने से पहले कम से कम मैं आप लोगों को 10 वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो थ्योरीज के बारे में फटाफट रिवीजन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें जरूरी है कि जो भी थ्योरीज है हम जाने से पहले एक बार दो बार देख ले, ताकि हम क्वेश्चन को क्या कर पाए, एलिमिनेट कर पाए। याद रखिएगा, CDP का जितना क्वेश्चन होता है हम उसे डायरेक्ट आंसर देख के, CDP और टीचिंग एप्टीट्यूड का जितने भी क्वेश्चन आता है हम उसे डायरेक्ट आंसर देख करके अटेम्प्ट नहीं करते, बल्कि उसके जो भी ऑप्शन रहते हैं उसे एलिमिनेट करने के बाद ही अटेम्प्ट करते हैं। क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन होता है वो आपको क्या करता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो हम ऑलरेडी ये सब जो थ्योरी है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, बस हमें उन पॉइंट को हाईलाइट करना है जिस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं या मोस्टली एग्जाम में उन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम फटाफट क्या करेंगे, इस चीज के बारे में रिवीजन करेंगे। इसीलिए इस क्लास का नाम ही है फटाफट रिवीजन। तो हम किस किस थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे और किस किस साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है हमारा पियाजे, वाइगोट्स्की एंड कोलबर्ग। तो इन्होंने किस किस चीज पर थ्योरी दिया है, सोशल, इमोशनल या मोरल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फ्रूड एंड एरिक्सन ने किस चीज पे थ्योरी दिया है, पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग ने किस चीज पे थ्योरी दिया है, इंटेलिजेंस पे थ्योरी है। पैवलोव, स्काइनर, थॉर्नडाइक एंड गॉस्टल्ड का जो लर्निंग है उस पे हम पढ़ाई करेंगे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये हम लेके चलेंगे पियाजे, वाइगोट्स्की एंड कोलबर्ग को साथ में लेकर के चलेंगे, जो हम लोग सोशल, इमोशनल, मोरल या कॉग्निटिव के बारे में थोड़ा सा उन पॉइंट को हाईलाइट करेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। तो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जो बात की है उसे स्टेज और प्रोसेस के जरिए हम देखते हैं कि स्टेज क्या क्या है और प्रोसेस क्या क्या है। साथ साथ जब बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बनता है तो फैक्टर भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन उतना ज्यादा क्वेश्चन फैक्टर को देखने से नहीं मिलता है। बस याद रखिएगा कि उन्होंने 4 फैक्टर पे बात की है। वो 4 फैक्टर आपका मैच्योरेशन है, इक्विलिब्रेशन है, और क्या है वो 4 फैक्टर, हाँ, इक्विलिब्रेशन है और एक्सपीरियंस एंड सोशल। ओके, इन 4 फैक्टर पे बात की है, लेकिन फैक्टर उतना देखने को नहीं मिलता है। जो आपको देखने को मिलता है वो ज्यादा क्वेश्चन आपका स्टेज एंड प्रोसेस से देखने को मिलता है। तो उन्होंने 4 स्टेजेस के बारे में बात की, वो तो सबको पता होगा, आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो वो 4 स्टेजेस कौन कौन सी है, तो पहला जो स्टेज उन्होंने बात की है वो बात की है सेंसरी मोटर स्टेज की। दूसरा जो स्टेज की उन्होंने बात की है प्री ऑपरेशनल स्टेज की। तीसरा जो उन्होंने बात की है वो बात की है उन्होंने कॉन्क्रीट या ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं उसे। और चौथा जो उन्होंने बात की है वो बात की है फॉर्मल स्टेज की। तो अब हम बात करते हैं ये सेंसरी मोटर स्टेज कितने से कितने एज में होता है। तो याद रखिएगा 0 से और 2 साल के बीच में जो बच्चा होता है वो इस स्टेज में आता है। 2 से 7 साल का बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है, जबकि 7 से 11 साल का बच्चा कॉन्क्रीट स्टेज, और 11 से 15 साल, कहीं पे 18 साल दिया हुआ है, कहीं पे 16 साल दिया हुआ है, वो आपका आता है फॉर्मल स्टेज में। अब ये जो स्टेजेस है इसमें जो बच्चा का डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, वो किस तरीका से होता है, ये हम प्रोसेस में देखते हैं। ठीक है, किस स्टेज में कैसे बच्चे सीखते हैं, क्या डेवलपमेंट होता है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पियाजे की थ्योरी से देखने को मिलता है। याद रखिएगा सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे जो होते हैं वो सेंसेस की मदद से बहुत ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, किसकी मदद से सीखते हैं, सेंसेस की मदद से, यानी कोई चीज सुन करके, कोई चीज टच करके। ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके अंदर बहुत ज्यादा है, यानी कि कोई सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो हाँ ठीक है वो है, लेकिन उसके बाद उसको हटाने के बाद वो उस चीज को क्या हो जाता है,
भूल जाता है। ये आपका किस स्टेज में होता है? ये आपका सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। दूसरा जो प्री ऑपरेशनल से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो प्री ऑपरेशनल में जो बच्चा होता है वो क्या होता है? इकोसेंट्रिक होता है, मतलब कि या सेल्फ सेंटर होता है, मतलब उसे जो सही लगता है वो चीज सही है, उसे जो गलत लगता है वो चीज गलत है, याद रखिएगा। दूसरा क्या होता है इसके अंदर कि वो बच्चे को क्या, वो जितने भी वस्तु है या जितने भी सामान है वो उस सबको क्या समझता है? जीवित है, मतलब कि वो सारा सामान, वो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसके लिए वो जैसे उसके अंदर जान है वैसे उन सामान के अंदर जान है। आप अक्सर देखिएगा जब 2 से 7 साल का बच्चा रहता है, अगर वो रोना स्टार्ट करता है जिस चीज से, दरवाजा से या फिर कोई और चीज से उसको चोट लग जाती है, तो लोग क्या करते हैं? दरवाजा या उस पर हाथ मारते हैं, जिससे बच्चे क्या करते होते हैं? खुश होते हैं। तो ये चीज किसमें देखने को मिलता है? ये चीज आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखने को मिलता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज का एक और क्वेश्चन अक्सर पूछे जाता है जो स्पीच से रिलेटेड होता है। तो इसमें जो है बच्चे प्राइवेट स्पीच होते हैं, मतलब खुद से बातें करते हैं। हम आज खिलौना खेलेंगे, आज हम ये करेंगे, आज हम चॉकलेट खाने जाएंगे, आज हम मेला जाएंगे। वो क्या करता है? खुद से बातें करता है। तो ये आपका प्राइवेट स्पीच में देखने को मिलता है। कॉन्क्रीट स्टेज में एक और प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या देखने को मिलता है? एक प्री ऑपरेशनल स्टेज में और एक चीज देखने को मिलता है कि बच्चे जो होते हैं इरिवर्सिबिलिटी होते हैं। बच्चे को अगर कोई चीज पता है कि 3 + 2 5 होगा, ठीक है, तो उसको वो रिवर्स करके नहीं पता है कि 5 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 2 होगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 होगा। तो बच्चे इस चीज को रिवर्स नहीं कर पाते हैं। कॉन्क्रीट स्टेज में बच्चे के अंदर इंडक्टिव रीजनिंग पैदा हो जाती है, वो रिवर्स करना कोई चीज को सीख जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि 3 + 2 = 5 होगा, तो 1 + 1 + 1 + 2 भी 5 होगा। तो इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं? किसी चीज को रिवर्स करना सीख जाते हैं, और साथ साथ इस स्टेज में बच्चे को एक अच्छी खासी समझ हो जाती है, वो अच्छे बुरे की समझ जाते हैं। ये प्री कॉन्क्रीट स्टेज में बच्चे किसी चीज को क्लासिफाई करना सीख जाते हैं, क्लासिफिकेशन करना वो सीख जाते हैं। यानी कि अगर ये ढेर सारा आप स्क्वायर का सीट रख दे, सर्कल का सीट रख दे, तो वो क्या कर सकते हैं? उस चीज को क्लासिफाई कर सकते हैं, या फिर वो कलर के बेस पे कर सके, या फिर वो शेप के बेस पे कर सके। लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे बस एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, या आप कोई बुक ले लीजिए, तो या बच्चा इसके कलर पे फोकस करेगा, या फिर ये लंबा है, चौड़ा है, गोल है, इस टाइप का पे फोकस करेगा प्री ऑपरेशनल स्टेज में। जबकि कॉन्क्रीट स्टेज में बच्चे क्या है? इसके कई हिस्सों पे फोकस कर सकते हैं। कॉन्क्रीट स्टेज में बच्चे इसके कई हिस्सों पे फोकस करते हैं। इस स्टेज में बच्चे इंडक्टिव के साथ साथ डिडक्टिव रीजनिंग में पैदा हो जाती है, और बच्चे को एक अच्छा खासा क्या हो जाता है? समझ पैदा हो जाता है फॉर्मल स्टेज में। अब प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि प्रोसेस में जो है क्या आता है। देखिए, प्रोसेस से अक्सर क्वेश्चन पूछने को मिलता है, याद रखिएगा। प्रोसेस की बात की जाए तो वो होता है एक स्केमा, दूसरा एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। तो अब हम बात करते हैं स्केमा। स्केमा क्या होता है? इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। व्हाट इज स्केमा? स्केमा क्या होता है? याद रखिएगा, हमारे माइंड में किसी चीज को देख करके कोई स्ट्रक्चर पहले से मौजूद होता है, वो स्केमा है। फॉर एग्जाम्पल हम स्केमा की बात कर ले। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई फूल देखा, ठीक है, गुलाब का फूल, तो वो हमारे दिमाग में है, पहले से मौजूद है कि गुलाब का फूल कैसे, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि गुलाब का फूल का जो ऐसा होता है, तो वो हो गया आपका एक स्केमा। लेकिन अगर हम उसमें उस फूल के साथ अगर कोई हम न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, तो वो हो जाता है आपका एसिमिलेशन, ठीक है, वो हो जाता है आपका एसिमिलेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने गुलाब के फूल के अलग अलग कलर देखे, जैसे कि पिंक गुलाब भी देखा, व्हाइट गुलाब भी देखा, रेड गुलाब भी देखा, तो क्या हो गया कि हाँ हर तरह के गुलाब होते हैं। लेकिन वैसे ही पंखड़ी के साथ
मतलब पंखड़ी के कुछ फूल, आगे बहुत सारा फूल होता है जो देखने में पंखड़ी से ही बना होता है, अगर हम उसको देख करके ये बोल देते हैं कि वो गुलाब है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि गुलाब का अपना एक अलग सेंट होता है, अपना एक अलग क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, अपना एक अलग ये, तो उस फूल का अपना एक अलग सेंट होगा, अपना एक अलग स्ट्रक्चर होगा, भले ही वो किस चीज से बना हो, वो क्या पंखड़ी से बना हो। तो हम उस चीज के साथ एक नया इंफॉर्मेशन को गुलाब के साथ क्या करें, मॉडिफाई करके अगर हम अपने माइंड में ले रहे हैं, अपने स्कीमा में ऐड कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, एकोमोडेशन हो जाएगा। याद रखिएगा, स्कीमा उस चीज को कहते हैं जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक चीज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, वो हमारा कहलाता है स्कीमा। अगर हम उसके साथ कोई न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, वो हमारा कहलाता है एसिमिलेशन। और उसे मॉडिफाई करके न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं तो एसिमिलेशन, और अगर हम उसे मॉडिफाई करके यूज कर रहे हैं तो वो हमारा कहलाएगा एकोमोडेशन। याद रखिएगा, एकोमोडेशन जब जब पूछा जाता है आपका क्वेश्चन में या ऑप्शन में, आपका मॉडिफाई का ऑप्शन जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, वाइगॉट्स्की। तो वाइगॉट्स्की एक बहुत लंबा चैप्टर है, बस हम इसे क्या करेंगे, बहुत शॉर्ट में खत्म करने वाले हैं। तो वाइगॉट्स्की जो है वो सोशल इंटरेक्शन या सोशल डेवलपमेंट पे आपका क्या है, थ्योरी है। तो बात करते हैं वाइगॉट्स्की की जो 3 मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कौन कौन से हैं, एक सोशल इंटरेक्शन है, लैंग्वेज है एंड कल्चर है। और ये तीनों क्या है, आपस में कनेक्ट है। याद रखिएगा, ये तीनों क्या है, आपस में कनेक्ट है। तो पियाजे क्या किया था, वो एज पे बहुत ज्यादा फोकस किया था कि जैसे जैसे एज होगा वैसे वैसे क्या होगा, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि वो दिमाग का जो वो सहलता है, वो जो भी पावर है, वो समझने की सलाहियत है, आप जो भी बोल सकते हैं, वो क्या है, एज के हिसाब से बढ़ेगा पियाजे के अकॉर्डिंग। जबकि वाइगॉट्स्की के मुताबिक ऐसा नहीं है। वाइगॉट्स्की के मुताबिक ऐसा है कि बच्चे का जो दिमाग का विकास है वो होता है या फिर सोशल इंटरेक्शन से होता है, कल्चर बैकग्राउंड या लैंग्वेज के बुनियाद पे ही भी होता है। ये वाइगॉट्स्की का मानना है, जबकि पियाजे का मानना कुछ और है। इन्होंने एज पे उतना ज्यादा फोकस नहीं किया है। जितना आदमी लोग सोशल इंटरेक्ट होंगे, जितना एक दूसरे से मिलेंगे, वो क्या होगा, लैंग्वेज भी उनकी क्या होगी, उतना ज्यादा अच्छी होगी, दिमाग का विकास भी होगा। इस तरीके से इन्होंने क्या बात किया है, वाइगॉट्स्की ने बात किया है। तो वाइगॉट्स्की के बारे में बस आपको इतना याद रखिएगा, आप उतना ज्यादा आपको पढ़ने का, उतना ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा बात आपको बता देते, वाइगॉट्स्की का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है तो इन 3 में से एक ऑप्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा, और अगर आपको, तो मोस्टली चांस है कि ये ऑप्शन होता है। और इन तीनों में से ज्यादातर जो हमें देखने को मिलता है वो सोशल मिलता है मोस्टली। याद रखिएगा, हर जगह नहीं बोल रहे, मोस्टली हमें सोशल का जो है देखने को मिलता है। इसलिए हमें याद रखना है सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल और क्या है, लैंग्वेज जो है वाइगॉट्स्की की थ्योरी में एक दूसरे से कनेक्टेड है। वाइगॉट्स्की ने कहा है कि जो भी दिमाग का विकास या फिर जो भी होता है वो किस बेस पे होता है, वो एक दूसरे से ज्यादा मिलने पे, जितने ज्यादा लोग एक दूसरे से मिलेंगे वो उनका लैंग्वेज का डेवलपमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, उनका कल्चर क्या है, उन पे डिपेंड करता है। तो ये वाइगॉट्स्की का कहना है। वाइगॉट्स्की के थ्योरी से अक्सर एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि उन्होंने एज पे भी बात की है। तो उन्होंने जो एज पे बात की है वो स्पीच से रिलेटेड बात की है कि किस एज में बच्चा जो है साइलेंट स्पीच करता है, प्राइवेट स्पीच करता है एंड अदर। तो चलिए वो भी देख लेते हैं, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जो वाइगॉट्स्की ने स्पीच के बारे में बात की, उन्होंने स्पीच को कितने हिस्सों में बांटा है, उन्होंने स्पीच को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला जो है उनका वो है सोशल स्पीच, दूसरा जो उन्होंने बांटा है वो बांटा है प्राइवेट स्पीच, और तीसरा जो उन्होंने बांटा है वो बांटा है साइलेंट स्पीच। ठीक है,
सोशल स्किल्स, जो बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, माँ बुलाते हैं, खाना खाना है तो वो खाना मांगते हैं, वो एक तरीका से क्या हो गया आपका सोशल स्किल्स हो गया है, जो बताया जाता है कि 2 साल तक डेवलप हो जाता है। प्राइवेट स्पीच, जो बच्चे खुद से बात करते हैं, याद रखिएगा जो बच्चे खुद से बात करते हैं, हम लोग प्याजे की थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, खुद से बात करते हैं, आज खेलने जाएंगे, आज मेला जाएंगे, आज ये खाएंगे, तो वो क्या कहलाता है, लाउड। याद रखिएगा लाउड, जो खुद से बात करते हैं, ठीक है। साइलेंट स्पीच में भी बच्चे खुद से बात करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर बात करते हैं, जबकि प्राइवेट स्पीच में बच्चे लाउडली बात करते हैं। तो वो आपका क्या 3 से 6 साल के बीच में है। और बात करते हैं साइलेंट स्पीच में, वो आपका क्या आ जाता है 7 से 9 साल में। ये दोनों में अक्सर लोगों को कंफ्यूज होता है, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट स्पीच में। तो प्राइवेट स्पीच जो बच्चा खुद से बात करे, लेकिन लाउडली बात करे, जोर से बात करे, बाहर वाले लोगों को आवाज आ रही है कि बच्चा बात कर रहा है, वो आपका प्राइवेट स्पीच में होता है। और जो बच्चा साइलेंटली बात करे, अपने अंदर बात करे, अपने दिमाग में सोचे, वो आपका क्या आता है, साइलेंट स्पीच में आता है। तो ये हुआ वाइगोट्स्की का। वाइगोट्स्की से एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, वो है आपका जेपीडी, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, तो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये है कि मान लीजिए कि मुझे अभी ही समझ लीजिए आपका एम क्या है, आपका एक एम है WB टेट को पास करना, आपका एक एम है, ठीक है। आप बहुत सारे क्वेश्चन को क्या करते हैं, जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप है, ठीक है, ये रहा आपका एम, ये रहा WB टेट एग्जाम जो आपको क्या करना है, पास करना है, ठीक है। इतना आपका क्लियर कि ये रहा आपका एम। यहां तक क्या है कि आपको आता है, ये वाला जो एरिया है, ये जो गोल, ये आप है, ये वाला जो एरिया है, यहां तक आपको आता है। आपने ये सब क्या है पढ़ा हुआ है, आपने बीएड क्वालिफाइड किया हुआ है, आप साइकोलॉजिस्ट के बारे में जानते हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको किसी की मदद चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, आपका ऑनलाइन टीचर हो सकता है, आपका ऑफलाइन टीचर हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपके भाई हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकता है, वो आपसे एज में बड़ा हो सकता है, वो आपसे एज में छोटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसकी मदद से आप यहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो ये जो आपका कहलाएगा, ये कहलाएगा स्कैफोल्डिंग। याद रखिएगा, ये कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा स्कैफोल्डिंग। जो आपसे क्या होगा, आपसे ज्यादा नॉलेजेबल होगा, ज्यादा नॉलेजेबल होगा तभी तो आपको वो क्या कर रहा है, नॉलेज दे पा रहा है। तो याद रखिएगा जेपीडी में भी जो होता है, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। जेपीडी, ठीक है, स्कैफोल्डिंग एंड मोर नॉलेजेबल अदर। तो वाइगोट्स्की के हम लोग ने इतना तो समझ लिया है कि अगर क्वेश्चन आए तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को एलिमिनेट करने जान सकते हैं कि वाइगोट्स्की ने क्या कहा है, पियाजे ने क्या कहा है। तो हम इस तरह से क्या करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म है, इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट जो लाइन है, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसे हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, जिसके मदद से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाइएगा। याद रखिएगा, हम बार बार बोल रहे एलिमिनेट कर पाइएगा, क्योंकि सीडीपी का एग्जाम में आपको पूरा का पूरा चारों ऑप्शन अच्छा से पढ़ना बहुत जरूरी है। टीचिंग एप्टीट्यूड और ये सीडीपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए टीचिंग के एग्जाम में आपका टाइमिंग ज्यादा होता है, क्योंकि हमें ऑप्शन में जो है कंफ्यूजिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और सीडीपी में ऑप्शन जो होता है उसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो चलिए, वाइगोट्स्की के बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं कोलबर्ग के बारे में कि उन्होंने मोरल डेवलपमेंट पे क्या बात की है। बात करते हैं कोलबर्ग की थ्योरी मोरल डेवलपमेंट के बारे में। तो कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट के लिए जो थ्योरी दी है, उसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अलग अलग एज के क्या किया है, बच्चों को बुलाया है, ठीक है। कोई हो गए 13-14 साल, 15-16 साल, 18-19 साल, इस तरीके से क्या किया, अलग अलग एज के बच्चों को बुलाया है और उनको क्या किया है,
कहानी सुनाया है जिसे डिलेमा कहते हैं। अब डिलेमा किस कहानी को कहते हैं, एक दो बार क्वेश्चन ये भी देखने को मिला है सीटेट में कि डिलेमा किसे कहते हैं। याद रखिएगा, डिलेमा उस कहानी को कहा जाता है जिसमें आपके पास दो ऑप्शन हो और दोनों ऑप्शन में से किसी एक को चुनना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो, या फिर एक तो आपका बिल्कुल मोरल के खिलाफ, अगर आप दूसरे ऑप्शन को चुनते हैं तो वो आपकी बिल्कुल मोरल के खिलाफ जाएगा, और अगर आप पहले ऑप्शन को चुनते हैं तो आपका बहुत बड़ा कुछ नुकसान हो जाएगा, या फिर वो आप लाइफ में पीछे, मतलब बहुत सारा ऐसा है कि आपके लिए वो दो जो ऑप्शन है वो आपके लिए चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से भी आपको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ता में जा रहे हैं, ठीक है, आप रास्ता में जा रहे हैं, आपने कुछ खाया नहीं, आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, ठीक है, और ऐसे ही कोई आदमी आता है, आपके पास सिर्फ 10 रुपए है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, आप एक आदमी आता है, वो भी बहुत दिन से भूखा, उसने कहा मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कि आपके पास कुछ पैसे हैं देने को। वहां पे आप सोचिएगा कि मैं अपना खाऊं या फिर मैं उसे दूं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आ जाता है जहां आप फैसला ले। दूसरा है कि आप एग्जाम लेने जा रहे हैं, आपका फाइनल इंटरव्यू है, रास्ता में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वहां पे आप सोचते हैं कि मैं इंटरव्यू देने जाऊं या इस आदमी का जान बचाऊं। तो इस तरीका से उन्होंने क्या किया है, बहुत सारा कहानी सुनाया है, बहुत सारा डिलेमा को पेश किया है, जिसमें एक खास जो कहानी, एक खास जो डिलेमा है वो क्या है, हेंस डिलेमा। याद रखिएगा, एक हेंस डिलेमा है जो कोलबर्ग ने, जो कि एक अच्छा खासा क्या हुआ है, उन एज ग्रुप वाले लोगों पर क्या हुआ है, एक अच्छा खासा असर किया है, एक अच्छा खासा उन लोगों को पसंद आई है, जो कि बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। वो कौन सा डिलेमा है, हेंस डिलेमा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है हेंस डिलेमा जो है वो किसके जरिए बताया गया है, या किसने उस पे थ्योरी बेस्ड है, या किसके थ्योरी पर वो कहानी बेस्ड है। अक्सर एग्जाम में याद रखिएगा, कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट पे वो बेस है हेंस डिलेमा। अब हेंस डिलेमा में क्या सुनाया गया है, क्या कहानी है, तो एक आदमी रहता है जिसकी बीवी की जो है तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, उसको क्या है, एक दवाई की जरूरत होती है, तो वो मेडिसिन जो लेने जाता है डॉक्टर मेडिकल शॉप में, तो उसका प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा के बोलता है। अगर प्राइस 100 रुपए है तो वो 1000 रुपया बोलता है, 10,000 रुपया बोलता है, इस तरह बहुत ज्यादा क्या करता है, वो दाम प्राइस को बढ़ा के बोलता है। लेकिन अगर वो दवा ना मिले तो वो क्या होगी, उसकी बीवी मर भी सकती है। तो वो क्या करता है, वो चोरी कर लेता है उस दवाई को और ला करके अपनी वाइफ को देता है। तो यहाँ पर क्या है, किसी को जान बचाने के लिए, तो ये उसके पास 2-3 कंडीशन, या फिर वो चोरी नहीं करता, ठीक है, और मरने देता। दूसरा कंडीशन है, ठीक है, उसने चोरी किया, वो जाकर के पुलिस को बता देता और वो जेल चला जाता। तीसरा क्या कंडीशन है कि उसने चोरी भी कर लिया, उसने अपनी बीवी को भी बचा लिया और उसे जेल भी जाना ना पड़े। तो ये जो है 3 कंडीशन जो है कोलबर्ग ने उन लोगों के सामने रखा और उनके मुताबिक उन्होंने इस थ्योरी पे बात की। तो उन्होंने कितने लेवल को पेश किए, उन्होंने मोरल डेवलपमेंट में, याद रखिएगा, उन्होंने लेवल कितने पेश किए, उन्होंने 3 लेवल को पेश किया, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। उन्होंने इन 3 लेवल को पेश किया, ठीक है। तो 3 लेवल में जो पहला लेवल है वो आपका प्री कन्वेंशनल उन्होंने पेश किया है, दूसरा कन्वेंशनल उन्होंने पेश किया, और तीसरा जो है उन्होंने पोस्ट कन्वेंशनल को पेश किया है। लेवल की बात कर रहे हैं हम, लेवल कुछ और होता है और स्टेज कुछ और होता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लेवल और स्टेज में। लेवल 3 है और स्टेज 6 है। हर लेवल के 2-2 स्टेज है, ठीक है। तो अलग अलग ग्रुप, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों ने अलग अलग ऑप्शन को चूज किए। फॉर एग्जाम्पल, किसी का कहना था कि नहीं, उसे मोरल डेवलपमेंट का, किसी का कहना था कि नहीं, उसे चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ एज ग्रुप वालों ने कहा कि नहीं, अगर उसने चोरी कर लिया, उसने अपनी बीवी को बचा लिया, तो उसे क्या करना चाहिए, जो चोरी का सजा है वो उसे जेल में काट लेना चाहिए। तीसरा ने कहा नहीं, उसने, दुकानदार ने गलती की थी, उसने अपनी बीवी को बचा लिया, ठीक है, चोरी किया, लेकिन उसे जेल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह अलग अलग लोगों के मुताबिक अलग अलग क्या किया गया, नतीजा दिया गया, या अलग अलग उन्होंने अपनी राय को पेश किया।
तो इसी को ही कोलबर्ग ने क्या किया, अलग अलग स्टेज में बांटा, ठीक है, जो कि अलग अलग लेवल को फिर अलग अलग स्टेज में बांटा। पहला जो है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। इसमें इन्होंने 2 स्टेज की बात की, इसमें इन्होंने 2 स्टेज की बात की, इसमें इन्होंने 2 स्टेज की बात की, जिसमें आपका आ जाएगा पनिशमेंट आ जाएगा, प्राइज आ जाएगा, गुड गर्ल बैड गर्ल, उस तरीके से आपका आ जाएगा। आप स्टेज को एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें से जो है कौन सा स्टेज मोरल डेवलपमेंट का है या कौन सा स्टेज मोरल डेवलपमेंट का नहीं है। तो इसलिए मैंने उस स्टेज का नाम नहीं लिखा, क्योंकि वो एक लंबा लंबा लाइन में होता है, ठीक है। तो एक बार आप उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लेवल और स्टेज से अक्सर क्वेश्चन मोरल डेवलपमेंट के देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की, लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, यहाँ देखिए कैन नॉट बी का बात किया गया है, किससे सेपरेटेड लर्निंग जो है वो नहीं है। ए मेजरेबल चेंज ऑफ बिहेवियर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रेंफोर्समेंट या अटेंशन प्रोसेस। तो हम लोग वाइगोट्स्की की बात कर रहे हैं, हम आपसे पहले भी कहे थे कि हमें एक जो है कल्चरल, लैंग्वेज और सोशल में से हमें एक ऑप्शन देखने को मोस्टली मिलता है। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लर्निंग से कनेक्टेड होता है।